नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, जो पॉलिटिक्स है 4 चरण हो चुके हैं, लेकिन आपने एक बड़ी अजीब सी बात देखी होगी। 2 बहुत बड़े पप्पुओं की, एक तो इंटरनेशनल पप्पू है राहुल गांधी, दूसरा है जो नेशनल पप्पू बन चुका है केजरीवाल जो ही जिसकी पार्टी के लोगों को आजकल थप्पड़ पड़ रहे हैं अपने ही शीश महल में, पति पत्नी और वो वाला मामला मुझे लगता है। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि सबने एक रट सी लगाई हुई है अपना अपना मुद्दा पकड़ने की। बीजेपी की रट कुछ और है कि भाई अगर देश को बचाना है हमें वोट दीजिए, और जो राहुल गांधी है वो हो उसकी बीवी बोल दिया, बीवी नहीं उसकी बहन हो, वो एक ही रट लगाए हुए हैं कि संविधान चेंज हो जाएगा अगर मोदी जी वापस आ गए। यानी कि कोई सिर हो पैर हो कुछ है ही नहीं। इनको बेशर्मों की तरह आदत पड़ी हुई है कि एक चीज को पकड़कर, ऐसी पक्की आदत पड़ चुकी है, उसे बार बार स्पिन करते रहते हैं और कुछ महीने के बाद वो नैरेटिव भी चेंज हो जाता है। पहले कभी राफेल था, उसके बाद कुछ और स्यापा शुरू हो गया, उसके बाद सीएए को लेकर शुरू हो गए, फिर 370 वापस लेके आना था, राम मंदिर हम बनने नहीं देंगे, उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया अपना रोना धोना हर चीज़ के लिए अदानी और अंबानी को लेकर। अब वो सारे मामले सेटल हो गए क्योंकि पैसे पहुंच गए इनके पास, और इनके अधीर रंजन चौधरी ने कहा भी था पैसे पहुंच जाएंगे हम इनको बदनाम करना बंद कर देंगे। अब इन्होंने जाति और ये सारा काम कर कर अभी ये बोलना शुरू कर दिया, नया जो चीज़ है कि संविधान बदल देंगे मोदी जी से। आप सोच के देखिए, जो मुसलमान मतदाता हैं ये उनको बता रहे हैं आप सावधान हो जाइए वरना संविधान चेंज हो जाएगा। संविधान चेंज हो जाएगा और उसमें क्या चेंज होगा ये किसी को बताया नहीं है। ये भी बताने की इन्होंने कोशिश नहीं करी कि जो हमने सारे गंद इस देश में डाले थे उसी को चेंज करने की बातें अगर होंगी भी तो वही होंगी। सेकेंडली, जब ये किसी भी भाषण देने जाते हैं तो वहां पर हाथ में एक लाल से रंग की किताब को पकड़ लेते हैं और दिखाते हैं, देखिए ये है संविधान और इसे ये चेंज करना चाहते हैं। संविधान का कलर लाल कलर का तो कभी था नहीं, यानी कि ये कौन सा संविधान इन्होंने पकड़ा हुआ है हमें समझ नहीं आया। ये हिंदुओं के खून से ही रंगा हुआ लाल रंग का संविधान हो सकता है, और तो किसी संविधान में मैंने लाल कलर देखा नहीं है। और ये क्या बोलते हैं, हमें वोट दीजिए वरना संविधान बदल देंगे। भाई संविधान 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 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का ऐसा नादान भाषण ये सुनाते हैं कि जो मोमिन है, क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होता है, पंक्चर लगाते लगाते जब वो इसका राहुल गांधी का जब वो भाषण सुनता है उसे लगता है कि भैया मुझे अभी जाकर 5-10 जाली वोटें देनी चाहिए वरना संविधान चेंज हो जाएगा। और चेंज क्या होगा कि हिंदुओं को बराबर के राइट्स मिलने शुरू हो जाएंगे पहली बार भारत में, यानी कि हिंदुस्तान में। और यही चीज़ जो है यही तो उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए ये सारा रोना धोना शुरू हो रहा है क्योंकि 75 साल की मेहनत है कांग्रेस की। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि क्या संविधान पहले कभी चेंज नहीं हुआ? क्या पहली बात यह है कि चेंज नहीं हुआ, दूसरा क्या एक व्यक्ति पूरे संविधान को चेंज कर भी सकता है? पहले तो इसको समझने की जरूरत है। अब समझाने की जरूरत तो उनको है जो समझना चाहते नहीं है। फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है कोई भला भटकता हुआ हमारी वीडियो देख ही ले। अब ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी संविधान बदल देंगे। चलिए, अब इसकी संभावना कितनी है? संभावना है 0%। क्यों? क्योंकि पहली बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं वो आज नहीं, शुरू से जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जी, उनके बनाए हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने भी चेंजेस करने शुरू कर दिए थे। और पंडित नेहरू, वो जो अपनी लहर में रहते थे लड़कियों के बीच में, क्योंकि इनका परिवार और इनकी जो जात है वो यही काम कर सकती है, उन्होंने भी सरकार में आते हुए बहुत चेंजेस करे थे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वहां से लेकर मोदी सरकार तक
संविधान के अंदर चेंजेस, तो आम बात है उसके अंदर बहस होती है पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद ये चेंजेस होते हैं। क्या सिर्फ चेंजेस भारत में ही होते हैं? ऐसा भी नहीं है, जहां जहां पर भी डेमोक्रेसी है वहां पर ये चेंजेस होना अनिवार्य है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं आज के टाइम के हिसाब से। और जो भारत है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 100 से ज़्यादा बार तो चेंजेस हो चुके हैं। मेजॉरिटी टाइम्स कांग्रेस के अपने टाइम कर ऊपर ही चेंजेस हुए थे। अब आते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। क्या प्रधानमंत्री अकेले इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कभी भी संसद से ऊपर नहीं हो सकता। वो अगर गांधी फैमिली हो तो हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकता कोई भी। और ये तो वैसे भी चाय वाले हैं, इनकी तो वैल्यू वैसे भी कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो रहे कितने बड़े बड़े पप्पू। अब आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, बेशक वो मोदी जी हो, बेशक वो राहुल गांधी हो, वो संसद से बड़े नहीं हो सकते। और उसको चेंजेस करने के लिए पूरी पार्लियामेंट का बैठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे हैं कि ये मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे, ये तोते की तरह एक ही चीज़ रट लिया है जो इनको लिब्रांडो ने लिख कर दे दी। और ये वही चीज़ बार बार बोलते जा रहे हैं कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि संविधान बदलने की ज़रूरत है। मोदी जी को संविधान चेंज करने में कौन सी चीज़ें हम बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं? सेकुलर वर्ड जो इंदिरा गांधी ने बड़ी बेशर्मी से इमरजेंसी लगाकर सारी अपोजिशन को जेल में डालकर, इवन की सुप्रीम कोर्ट को भी जेल में डाला हुआ था, तब इन्होंने वो वर्ड को बीच में डाला था और मोमेंट्स को पहला राइट दे दिया सारी रिसोर्सेज का भारत के अंदर। वो अगर गला भी काटे हिंदुओं का, कोई भी उनके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन हिंदू अगर वो गाली भी निकाल दे इनको, जो ये लायक भी हैं मोमेंट, तो उन्हें जेल कर दी जाती है। ये सारी चेंजेस करनी ही पड़ेंगी और इसके लिए 400 पार अगर करना पड़े तो करेंगे। दूसरी बात, क्या राजीव गांधी ने जब 400 से ऊपर सीटें मिली थी, क्या उन्होंने संविधान नहीं चेंज किया था? उन्होंने भी किया था। फिर अगर मोदी जी चेंज कर देंगे तो इनके पेट में इतना दर्द हो क्यों रहा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पप्पू के इस भाषण के बारे में बताना कि ये कौन से जो रोना और धोना, ऊपर से रोना और नीचे से धोने वाला काम जो मुसलमानों का करता रहता है, बैठकर खुद बोतल पकड़कर हाथ में और उनका धोता रहता है, ये कौन सी चेंजेस की बात ये कर रहा है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अब चुनाव के ऊपर आते हैं। चुनाव के 4 चरण हो गए, आपको पता है, और 1 जून आने में अभी कुछ समय ही रह गया है। 15 दिनों के बाद हमें पता लग जाएगा कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो क्या बोलती हैं। 4 जून को तो रिजल्ट ही आने वाला है। अब सोच के देखिए कि ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, जो इन्होंने नैरेटिव सेट करना था वो सेट कर चुके हैं, जो बोलना था बोल चुके हैं। अब एक आदमी का तो बता दिया आपने कि रोना और धोना मुसलमानों का उसका जारी है जब से इलेक्शंस के डिक्लेयर हुए थे डेट्स। दूसरा आते हैं बड़ा नटवरलाल केजरीवाल, अभी अभी जेल से बाहर छोड़ दिया गया है करप्ट चीफ जस्टिस एंड उसकी पूरी चोरों की टीम की तरफ से। अब सोचे देखिए, उसने एक नया स्यापा शुरू कर दिया। उसका स्यापा ये है कि मोदी जी आप पहले ये बताइए कि आप अगले साल रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। भाई ये वो आदमी पूछ रहा है मोदी जी से कि भाई आप 73 साल के हो गए हैं, आपका जो बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि 75 साल के बाद आप कोई भी पोस्ट को धारण नहीं कर सकते। इसलिए आप बताइए कि अब योगी आएगा, अमित शाह आएगा, कि कोई और आएगा जो आपकी सीट को लेने वाला है। पहले तो केजरीवाल को खुद बताना चाहिए कि भैया तू जब जेल में अब 2 तारीख को जाएगा परमानेंटली फॉर लाइफ, तो तेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, वो तो बताया नहीं इसने। मोदी जी को पूछ रहा है। सेकेंडली, अब आप एक और चीज सोच के देखिए कि मोदी जी तीसरे कार्यकाल में दोबारा से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 5 साल के लिए ये गवर्नमेंट चलेगी। अगर 2 साल के बाद
मोदी जी 75 साल के हो भी जाते हैं तो जो 75 साल की उम्र वाला सिद्धांत बीजेपी का खुद का बनाया हुआ है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि वो 75 साल के बाद सीट के ऊपर नहीं रहने वाले, वो 73 साल में ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यानी कि ये जो सिद्धांत बीजेपी का है उनके ऊपर 2029 में जाकर ये लागू होगा, बीच में लागू नहीं हो सकता है। केजरीवाल को भी ये मालूम है, लेकिन अमित शाह और योगी जी के बीच में लड़ाई कराने के लिए इस आदमी ने ये वाली चीजें बोलनी शुरू कर दी। अब आप सोच के देखिए, जो बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो है या उनका अपना कानून है, जिस तरह से उनकी पार्टी चलेगी, ये कोई ऑफिशियल कानून है क्या कि भाई उन्होंने 75 बोला था तो अगर मोदी जी 79 के हो जाएंगे तो उनको पहले ही सीट छोड़नी पड़ेगी? ये अपना एक संगठन का अपना भीतर का एक मामला है, सरकारी कानून नहीं है। अगर सरकारी कानून होता तो कांग्रेस वाला आपने 82 ईयर्स के खड़गे जी जो खुद खड़े नहीं हो सकते उन्हें आपने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, जबकि कोई और बनने वाला था, लेकिन आपने जो सिलेक्शन करी है इलेक्शंस के नाम पर उस पर फिर आपने 82 ईयर्स का आदमी को रखा क्यों है? आप उसमें भी चेंजेस कर सकते थे। और भैया ये राजनीति है, यानी कि ये तोते अपने अपने तरीके से लोगों के दिमाग को दही बनाने के लिए ये लगे रहते हैं। और 4 जून को पता लगेगा कि किसकी दही की लस्सी बन गई और जो लस्सी पहले से थे वो कैसे अब लस्सी के बाद क्या होता है मुझे समझ नहीं आता। ये टर्मिनोलॉजीज मेरी नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि ये जो सारा कुछ हो रहा है अभी इलेक्शंस का, ऐसे ऐसे चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को डंडे मार रहा है, कोई पैसे लेकर लोगों को छोड़ रहा है। और भाई न्यूज़ क्लिक वाले को भी छोड़ दिया, सारे सबूत उसके खिलाफ होते हुए कि 90 करोड़ रुपए तो चाइना से लिए उन्होंने भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए, छोड़ दिया। एक और उग्रवादी था, उसे छोड़ दिया, जो कि बिन लैदन टाइप आदमी था भारत के अंदर। 2019 में हमारी एजेंसीज ने पकड़ा था, हाई कोर्ट ने बोला नहीं ये मोमिन है, इसे छोड़ दिया जाए। ये हालत है हमारे देश की, हमारे करप्ट जजेस की, हमारे करप्ट जो कोर्ट सिस्टम्स हैं और हमारी ऑपोजिशन पार्टीज का, जो सभी अपने अपने तरीके से इस देश को पीछे लेके आने में लगे हुए हैं। और हम सनातनी बाहर अभी भी निकल नहीं रहे अपने देश को बचाने के लिए। और भैया 3 बार पहले भी सनातन खतरे में आ चुका था, अभी तो बिल्कुल खतरे में है। पिछले 3 बार में फिर भी कोई ना कोई बड़े लीडर थे, बड़े एक जज्बे वाले लोग थे जिन्होंने देश को बचाया। इस बार अरे भाई एक 10,000 लोग इकट्ठे होकर मोमेन एक गांव में चले गए, यूपी में गए हैं जहां पर सारे बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उन्हें मारा पीटा गया और धमकाया गया कि अगर तुमने अखिलेश को वोट नहीं किया तो मार देंगे, लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। ये भारत में हो रहा है, सोच कर देखिए। और जो हिंदू था उन्होंने किसने मुकाबला नहीं किया, वो जान बचाकर अपने झुग्गियों में छुप कर बैठ गए। ये है हिंदुओं का डीएनए। और अभी ये पूरे देश में यही कुछ हो रहा है। अगर इस तरह से आप देश बचा सकते हो, आपकी मर्जी। मुझे लगता नहीं है कि इस बार अगर मोदी जी 400 पार कर नहीं आए, उसके बाद आपको कोई भी बचाने वाला मिलेगा। हिंदुओं, इसके बाद 4 जून के बाद अगर आपने मोदी जी को 400 पार नहीं कराया, मुझे लगता नहीं है कि आपको जगाने के लिए मैं कोई भी और कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको आपके हाल पे छोड़ दूंगा। आपकी मर्जी, आपका भविष्य आपके हाथ में। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.